हेलो व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा उन 10 फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहादत तो दी, पर लोग आज उनको जानते तक नहीं। आज की इस बिजी जिंदगी में हम सभी अपने बिस्तर पे लेटे पिज्जा बर्गर खाते ये कहते हैं कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है और दुख से भरी हुई है। द ओनली थिंग वी डू इज कंप्लेन। मगर इस देश में आपकी बोलने की इस आज़ादी और मेरे कहने की आज़ादी के पीछे कुछ ऐसे लोगों की कहानी छुपी हुई है जिनका जिक्र आपने इससे पहले कभी सुना भी नहीं होगा। सो लेट्स मेक देम फेमस टुडे। इस आज़ादी के लड़ाई को साल 1757 में एक आज़ादी के सपने के साथ शुरू किया गया था, जिसका बस एक नारा था, पूर्ण स्वराज। इसके पीछे बस वो लोग नहीं थे जिन्हें आप हम जानते हैं, मगर वो भी थे जिन्होंने इस सपने को उनसे भी पहले देखा था। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट, क्योंकि उन लोगों की कहानी आप पूरी सुने, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो पहले फ्रीडम फाइटर जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, उनका नाम है वेलु नाचिर, क्वीन ऑफ शिवगंगा, तमिल्स जिनको वीरामंगाई के नाम से जानते हैं, और वो पहली रानी थी जिसने इस आज़ादी को पूरे करने का सपना देखा था। और यही वो नाम है उस फ्रीडम फाइटर का जिसने पहले इंसानी बॉम्ब बनाया। जब उन्हें ब्रिटिशर्स के असला बारूद के ठिकाने का पता चला तो उन्होंने खुद को मिट्टी के तेल में भिगो, उसमें आग लगा, उस बारूद के गोडाउन में घुस ब्रिटिशर्स के पूरे बारूद के जखीरे को नष्ट कर दिया। ये वही है जिन्होंने आज़ादी में शहादत झांसी की रानी और सिपो मुटुनी के पहले दी थी, बट हम लोग उन्हें नहीं जानते। तो इनका नाम याद कर लें, वेलु नाचिर, क्वीन ऑफ शिवगंगा। और हमारी जो सेकेंड फ्रीडम फाइटर है, अनसंग फ्रीडम फाइटर, उनका नाम है मटांगिनी हाजरा, who was shot dead on 29 सितंबर 1942। उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। ये भागीदार थी क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक जुलूस के दौरान इनको 3 गोलियां मारी गई, मगर ये फिर भी इस देश के तिरंगे को हाथ में ले आगे बढ़ती रही, और इस दौरान इन्हें ब्रिटिशर्स फौजी के सामने तिरंगा लहराते हुए वंदे मातरम का नारा जोर जोर से लगाया था, और फिर बाद में इन गोलियों के वजह से इनकी मौत हो गई थी। तो ये थी हमारी सेकेंड फ्रीडम फाइटर, मटांगिनी हाजरा। हमारी लिस्ट की थर्ड अनसंग फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है अरुणा असफ अली, जो कि फेमस थी 1942 के इंसिडेंट से। इनका नाम शायद आप आज पहली बार सुन रहे होंगे। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारत का तिरंगा बड़ी निडरता से गोवाडिया टैंक मैदान बॉम्बे में 1942 को लहराया था, जहां ब्रिटिश आर्मी का सख्त पहरा था। इनको भारत रत्न एंड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में मिला था। इसके साथ साथ इनमें पद्म विभूषण 1992 एंड लेनिन पीस प्राइज 1964 में मिला था। शी इज वन ऑफ द जेम एंड अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। लेट्स रिमेंबर हर नेम, अरुणा असफ अली। हमारे जो फोर्थ लिस्ट के अनसंग फ्रीडम फाइटर है, उनका नाम है वीरा पोंडिया कोट्टाबोमन, who was hanged on 16th of October 1799। साउथ इंडिया के बहादुर वीरा पोंडिया कोट्टाबोमन वो इंसान है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स ना देने का चलन साउथ में चालू किया था। बाद में तमिलनाडु के उनके ही शासक पुडुकोट्टी विजया रघुनाथे ने उन्हें धोखा दे दिया और ब्रिटिश आर्मी के हवाले कर दिया, और उन्हें सबके सामने फांसी दे दी गई। We as an independent Indian salute you sir वीरा पोंडिया for your bravery। तो मैं इस लिस्ट में अपने देश के 10 अनसंग फ्रीडम फाइटर्स के नाम लूंगा, जिसमें से नंबर 5, ये कोई रैंक के हिसाब से मैंने इन्हें अरेंज नहीं किया है, मैं बस नाम ले रहा हूँ। 5वां नाम है विकाजी कामा। और विकाजी कामा जो थी वो पार्ट थी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के। इसके साथ ये वो इंसान थी जिन्होंने लड़कियों के बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी गुलाम भारत में, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत लड़कियों के एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया था। इन्हें लोग इनकी निडरता के वजह से जानते हैं, जिन्होंने तिरंगे को जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1907 को सबके सामने लहराया था बड़ी ही निडरता से, और इन्हें याद करना तो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विकाजी कामा, वी रेस्पेक्ट यू मैम। और इसके बाद आते हैं बंगाल से मास्टर दा सूर्य सेन, जो कि फेमस थे उनके चिटागोंग आर्मरी रेड के इंसिडेंट से।
1930 में ये इंसिडेंट हुआ था। बंगाल के मास्टरदा उल्फ सूर्या सेन ने काफ़ी नौजवानों को इंस्पायर किया था ब्रिटिश इंडिया में कि वो देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग ले, और ये वही है जिन्होंने चिटागोंग आर्मी रेड का प्लान बनाया था। इस रेड में उन्होंने पूरे शहर को घेर उसमें हिंदुस्तानी तिरंगे को लहराते हुए सबको गांधी राज का और एक आज़ाद हिंदुस्तान का नारा दिया था। इस रेड के दौरान उन्हें पकड़ लिया, बाद में फांसी दे दी गई और इस तरह उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया जेल में, और इस दौरान कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। नाउ आई होप दैट एवरीवन विल रिमेंबर योर नेम मास्टरदा सूर्या सेन। और फिर आते हैं एक ट्रायो, बिनॉय, बादल एंड दिनेश। बिनॉय जो कि 20 इयर्स के थे, बादल जो कि 18 और दिनेश जो कि 19 इयर्स के थे। इन्होंने उस समय के सबसे क्रूर जनरल कॉलोनल एनएस सिम्पसन को राइटर्स बिल्डिंग के करीब पहरेदारी के बीच घुस सबके सामने मार डाला। इसके बाद बिनॉय ने साइनाइड ले खुद को मार डाला और बादल एंड दिनेश ने खुद को गोली मार ली, इससे पहले कि वो पकड़ लिए जाते। और इन ट्रायो ने बहुत ही निडरता से ब्रिटिश आर्मी को ये ऐलान कर दिया था कि अब हम इंडियंस किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, वी वांट अ फ्री इंडिया। अब हम बात करेंगे तिरुपुर कुमारन के बारे में, जो कि फेमस थे फॉर फ्लैग मार्च अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन 11th Jan 1932, फाउंडर ऑफ एसोसिएशन नेम्ड देशाबंधु यूथ एसोसिएशन। 11 Jan 1932 की एक सुबह जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फ्लैग को बैन कर दिया था, तो तिरुपुर कुमार हाथ में झंडा लिए चल पड़े। इस मार्च के दौरान उन्हें ब्रिटिश आर्मी द्वारा बहुत मारा पीटा गया और बाद में इंजरीज के कारण उनकी मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी हाथ में तिरंगा पकड़े पाई गई। इसी तरह कुछ और अनसंग हीरोज हैं जिनका नाम है बेगम हजरत महल, तीरथ सिंह एंड पीर अली। तीरथ सिंह की डेथ एनिवर्सरी को मेघालय में एज ए स्टेट हॉलिडे मनाया जाता है। इन सभी ने देश की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस आज़ादी के सपने को देखा और जिसे आप और हम आज जी रहे हैं। तो ये थी कुछ अनसंग फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी। आई होप कि अब आप इन्हें भी याद करें जब आप बाकियों को याद करें। इनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इस देश की आज़ादी में जितना बाकियों का रहा है। मगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो 9 स्टोरीज हुई। यस, यू आर राइट, क्योंकि वो 10th अनसंग हीरो आप खुद बने और इसके लिए आपको किसी से आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी होगी। ये देश आज़ाद है और इसमें आपको पूरी आज़ादी है हर चीज़ की। बस जब ये दिन गुजर जाए, जिस तरह कुछ लोगों ने इस तिरंगे की इज्जत अपनी आखिरी सांस तक की, आप भी उसकी इज्जत इस दिन के गुजर जाने के बाद भी करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल इंडियंस। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन बहुजनों ने दी कुर्बानी। भारतीय आजादी के इतिहास को दर्शाने के मौके पर देश के इतिहासकार और लेखक दलित वीर और वीरांगनाओं की कुर्बानी एवं उनकी वीर गाथाओं को उजागर करने की बजाय उस पर पर्दा डालने का काम करते रहे हैं। इन वीर और वीरांगनाओं की सूची बहुत लंबी है और इनका इतिहास भी बहुत गौरवशाली है, लेकिन भारतीय इतिहास को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि देश में दलित व आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करते समय गैर दलित लेखकों के शब्द चुक जाते हैं या कहें कि इनकी कलम की स्याही सूख जाती है। अब तक के इनके द्वारा लिखित झूठ व भयंकर तथ्य कदम कदम पर पकड़ा जा रहा है। रानी झांसी का किस्सा तो बहुत पहले उजागर हो ही चुका है। कुल मिलाकर गैर दलित इतिहासकारों की नजरों में कोरी जाति से संबंध रखने वाली महिला झलकारी बाई भल्ला वीरांगना कैसे हो सकती हैं। उधम सिंह। जलियांवाला बाग घटना की आज भी बड़े जोर शोर से चर्चा की जाती है और प्रत्येक वर्ष इस घटना को याद किया जाता है, लेकिन सत्य तथ्य को दर्शाने से गैर दलित बंगाली झांकने लगते हैं या फिर चुप्पी साध कर रह जाते हैं। ये आज भी जानबूझकर सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहता, क्योंकि उस जलियांवाले बाग में ब्रिटिश हुकुम की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले गैर दलित नहीं थे। उस दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को आजादी के दीवानों की सभा बुलाने वाला महान क्रांतिकारी दलित योद्धा नथु धोबी था। उस दिन उस सभा में भारी संख्या में जुझारू दलित कार्यकर्ता ही शामिल हुए थे। इस बात
इसका सबूत जनरल डायर के वे आंकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस कांड में मारे गए 200 लोगों में से 185 दलित समाज के लोग थे। दिल को दहलाने देने वाले इस कांड में अंग्रेजी फौजी की गोलियों के शिकार हुए दलितों में सभा संयोजन नथु धोबी, बुद्ध राम चूड़ा, मंगल मोची और दुलियाराम धोबी। एक अहम जानकारी 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके लिए जवाबदेह जनरल डायर को दलित समाज के उधम सिंह ने 21 साल बाद क्यों मारा था? इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था तो पता चला कि जलियांवाला बाग में मरने वाले सभी लोग दलित अछूत थे। हत्या करने के लिए जनरल डायर को भेजने वाले उच्च जाति के लोग थे। इस हत्याकांड के बाद जनरल डायर को उच्च जाति के लोगों ने सम्मानित किया था। यह दबा हुआ इतिहास आज हमारे सामने आया है। मदारी पासी। इतिहासकार सुमित सरकार ने जिन मदारी पासी को जून 1922 में अंग्रेज पुलिस द्वारा गिरफ्तार बताया है, उन्हें चोरी चारा के लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा ने कभी गिरफ्तार नहीं किए जाने की बात बताई है। अंग्रेजों के पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मदारी पासी गिरफ्तार हुए और अंग्रेज अदालत में उन पर मुकदमा चला, जबकि अनेक आंदोलन पर तालुकेदार जमींदारों की फसल और संपत्ति लूट और उन पर हमले, बेगार लगान बंद करने तथा पुलिस को मुठभेड़ में अनेक आरोप लगाए। मदारी पासी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई तहसील संडीला के गांव में मोहन खेड़ा में 1860 में हुआ था। कोई 60 साल की उम्र में गर्मपंथी मदारी पासी ने 1921 के अंत में व 1922 के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम अवध के किसान मजदूरों एवं निम्न वर्ग के दबे कुचले लोगों के पक्ष में एक आंदोलन चलाए थे। ऐसा की स्थिति अंग्रेज जमींदारों के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। मदारी पासी को केंद्र में रखकर कामता नाथ ने एक उपन्यास लिखा है, नाम है काल कथा। उपन्यास में मदारी पासी से जुड़े कई मिथनों एवं इतिहास का आख्यान है। हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिलों में मदारी पासी की लोकप्रियता गांधी जी के तर्ज पर अलौकिक किस्म की थी। मिसाल के तौर पर ऐसा कहा जाता है कि मदारी पासी हनुमान की भांति उड़कर कहीं भी पहुंच जाते थे। ऐसा कि हम बिरसा मुंडा के आंदोलन में पाते हैं कि अंग्रेजों की बंदूक गोलियां पानी बन जाएंगी। यह रही जिला हरदोई तहसील संडीला के गांव में पहाड़पुर में मदारी पासी की समाधि। वीर गुंडा। कबीर ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं, सूरदास ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं, तुलसी ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं, जयसी बिहारी, मतीराम, चिंतामणि किसी ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं। छोड़िए, आधुनिक काल में भारतेंदु ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं। 20वीं शताब्दी से पहले दुनिया में किसी ने भी बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं। हिंदी में गुंडा शब्द अंग्रेजी फाइल से आई है, तब जब 20वीं शताब्दी के पहले दशक के बस्तर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर गुंडा को अंग्रेजों ने गुंडा बदमाश मान लिया। भारतीयों की नजर में वीर गुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, मगर अंग्रेजों की नजर में वह बिगड़ैल बदमाश। अंग्रेजों ने गुंडा एक्ट बनाया तो ठीक है, मगर आजाद भारत में गुंडा एक्ट क्यों? जिसने देश को आजाद कराया वही गुंडा। कोमल पहलवान। इतिहास में दफन कोमल पहलवान का लोक गीतों में जिंदा है। शौर्य इतिहास सहुआ कोल में कोमल तपते, फूकते चौरा थाना, ठीक दुपहिया चौरा जर गई, कोई मरम नहीं जाना। जी हाँ, चौरी चारा कांड 4 फरवरी 1922। एक ब्रिटिश पुलिस चौकी पर स्वाधीनता आंदोलनकारियों का धावा, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए। गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस। इन्हीं आंदोलनकारियों में से एक थे कोमल पहलवान। कोमल पहलवान उर्फ कोमल यादव। यदि लोक गीतों पर भरोसा करें तो चोरी चारा कांड में आरोपी कोमल पहलवान कुसमी जंगल में गिरफ्तार किए गए। साथ ही गद्दार हो गए गोरख
दिल्ली रुपया हो, कुसमी जंगल में पकड़ने कोमल भैया हो, चोरी चारा कांड में जुर्म में 1924 की गर्मियों में उन्हें फांसी दे दी गई। देश में केतना गोरा अय्या, केतना कोमल झुल्ली भैया, फसिया माई रहू ना गुलाम, ना बहिबू असुआ। महंगू राम कौन थे? इतिहास नहीं जानता। 1942 की अगस्त क्रांति का बहुजक नायक, बैलगाड़ी का मामूली गाड़ीवान। सिपवा तो शायद आप जानते होंगे, बैलगाड़ी को खड़ा करने का बांस है। महंगू राम अगस्त क्रांति 1942 के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई जगदीश प्रसाद बचरी की हत्या के आक्रोश में थे। वह एक अंग्रेज सिपाही की सिपवा से पीट कर ले थी जान। अतः इनके इस कारनामे से भड़के अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1942 को महंगू राम को गोली से उड़ा दिया था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। India got independence on the 15th of August 1947 after almost 200 years under the British rule. There were several people who stood against the British rule. But how many do you know? Thanks to the power of cinema, we have come to know about Bhagat Singh and Mangal Pandey. But there were so many freedom fighters whose tales of heroism have somehow gotten erased from the pages of history. We at Simply Chumma are dedicating this video to those hundreds and thousands of heroes who just didn't get their due. This is in no way a ranking video, but just 5 names from a big list to show how many people we have to thank for our freedom, how many people's sacrifices we need to acknowledge when we see the tricolor flying high. Number 5. Vanjinathan. Popularly known as Vanji, he was an Indian Tamil independence activist. He is best remembered for having shot dead Ash, the district collector of Tirunelveli, who was also known as Collector Dorai in 1911. He shot Ash at point blank range when Ash's train had stopped at the Maniachi station. He committed suicide thereafter. The railway station has since been named Vanchi Maniachi. In his suicide note, he wrote, 3,000 Madrasis have taken a vow to kill George V as soon as he lands in our country. In order to make others know our intention, I, who am the least in the company, have done this deed this day. This rattled the Britishers. Number 4. VVS Iyer. Varahaneri Venkatesa Subramanya Iyer, a barrister who was fluent in Latin, English, French and Tamil, was a revolutionary. When he was practicing law in London, he met Veer Savarkar in the Indian House. Under Savarkar's influence, Iyer began to take an active role in the militant struggle for Indian independence. Apart from being the brain behind the murder of Ash, he motivated many to fight for Indian independence. His close aide was the great Tamil poet Subramanya Bharati and Aurobindo, who he met in Pondicherry. He also then wrote several short stories, books, and also translated Tirukural in English, apart from being the editor of the newspaper Desabhaktan or Patriot. He was arrested in 1921 on sedition charges and spent 9 months in prison. While in prison, Iyer wrote the book, A Study of Kamba Ramayana. Number 3. Tirot Singh. Tirot Singh, also known as U. Tirot Singh, was one of the pioneers of Northeast India who started war against the British. He opposed British rule in Khasi Hills, but unfortunately, his name is not mentioned in any history book. In fact, 90% of Indian people don't know his name as a great freedom fighter. He was one of the unsung northeastern heroes of India. But he opposed colonial rule at a time when people were not even aware of the consequences of British rule. He understood their motto
and started war against them, which was named as Anglo-Khasi War. He was a brave and courageous leader of the Khasi people who fought against the powerful armed forces with some native weapons like swords, shields, sharp knives, and bows and arrows. He kept them at bay for 4 years before he was finally captured in 1833. His death anniversary is commemorated every year as U Tirot Singh Day and is a state holiday in Meghalaya. Number 2. Surya Sen. Master Da Surya Sen was the chief architect of the uprising against the Britishers in Chittagong. The uprising under his leadership was one of the most organized armed uprisings that India saw during the freedom struggle. Along with his colleagues Nirmal Sen, Loknath Bal, Ganesh Ghosh, Anand Singh, Ambika Chakravarti, and 54 teenagers, Surya Sen simultaneously attacked British cantonment, armory, telegraph office, railway lines, and European club on 18th April 1930. The aim of this revolutionary attack was to disable all the British resources and make Chittagong independent from the tyrant's supremacy. Even though the mission was successful, their goal to liberate Chittagong was short-lived. Though the British armory was filled with weapons, it didn't have any ammunition. Despite such misfortunes, Surya Sen and his team managed to strike terror in the hearts of the British soldiers and escaped to Jalalabad Hills. Though Surya Sen evaded arrest and escaped from the eye of the British soldiers, he was finally captured on 1933 and hanged in 1934, but not before he was tortured mercilessly by the British for his doings. Number 1. Alluri Sita Ramaraju. Alluri Sita Ramaraju was an Indian revolutionary involved in the Indian independence movement. Raju led the Rampa rebellion of 1922-24, during which a band of tribal leaders and other sympathizers fought against the British Raj. He was referred to as Manyam Veerudu, hero of the jungles, by the local people. He wreaked havoc on the Britishers by mainly focusing on raiding police stations in and around his forest area, stealing guns and ammunition. He killed several British Army officers, including Scott Coward. But finally, he got caught in 1924 when he was just 26. He was tied to a tree and shot at. He is considered a legend in Andhra Pradesh. They also celebrate his birthday, the 4th of July, annually as a state festival. Do you know all the freedom fighters listed here? If you know of some freedom fighter whose life we need to know, please comment below with the description. If you like this video, please comment and subscribe to watch more interesting videos. हेलो व्यूवर्स, मेरी आज की हिंदी कविता का शीर्षक है शहीद। तो चलिए शुरू करते हैं ये हिंदी कविता। करो याद तुम उन वीरों को जिनकी सरहद पर जान गई, करो याद उन बालाओं को जिनकी इस रण में आन गई, करो याद उन माताओं को जिनके अपने प्रिय सुत खोए, करो याद उन बहनों को जो रक्षा बंधन पर थी रोई। लहू बहाकर सीमाओं पर अमन चैन का फूल खिलाया, अपने प्राणों की बलि देकर भारत माँ का मान बढ़ाया। सरहद पर मर मिटने वाले अजर अमर सब हो जाएंगे, मरकर भी हम इन वीरों का कैसे कर्ज चुका पाएंगे। धन्यवाद। हेलो किड्स, आज हम ग्रेट इंडियन लीडर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारी कंट्री को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी, इन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे फादर ऑफ नेशन हैं।
इनका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका नारा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनका कहना था आराम हराम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार पटेल के नाम से जाने जाते थे। ये इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इनका नारा था जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फर्स्ट लीडर थे। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। ये इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया के सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर थे। Kids, let us now recall the great leaders once again. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabh Bhai Patel, Lal Bahadur Shastri, Bal Gangadhar Tilak, Dada Bhai Nauroji, Dr. Rajendra Prasad, Gopal Krishna Gokhale. जय हिंद, भारत माता की जय. With this slogan, Minu Chandra Mandalo wishes you all Indians happy Independence Day. Freedom fighters of India, floral tribute unto the lotus feet of all the freedom fighters of Mother India who sacrificed their lives for the sake of Mother India on the happiest occasion of Happy Independence Day. On this historic date of 15th August 1947, India achieved freedom from the clutches of British government. This achievement was the culmination of numerous movements and struggles led by the indomitable effort of great many revolutionary freedom fighters. This independence was achieved through the unceasing effort of many revolutionary freedom fighters. Their contribution and sacrifice to India's freedom struggle has been immortalized in the minds of every Indians. This video brings you the brief life sketches of immortal Indian freedom fighters. May their blessings be upon us ever and ever, and their every breath of dedication and devotion, determination and sacrifice inspire us to work for the motherland and for the upliftment of Mother India to the heavenly state. Up on this happiest occasion, let us know about our freedom fighters. Jhansi Lakshmibai, who was otherwise called as Manikarnika Tambe, the Rani of Jhansi, was the Maharani consort of the Maratha princely state of Jhansi from 1843 to 1853 as the wife of Maharaja Gangadhar Rao. She was one of the leading figures of the Indian Rebellion of 1857 and became a symbol of resistance to the British Raj for Indian nationalists. She died in the rebellion, wounded and killed in a battle on 18 June 1858. Floral tribute unto the lotus feet of Maharani Jhansi Lakshmibai. Nana Sahib, who was otherwise called Nana Sahib Peshwa too, born as Dhondu Pant, was an Indian Peshwa of the Maratha Empire, fighter who led the rebellion in Kanpur during the Indian Rebellion of 1857. He died on 24th September 1859. Let me introduce another freedom fighter, Jai Rajaguru,
a great freedom fighter and a martyr of Odisha, was born on 29th October 1739 in Puri district, Odisha. Jairaj was an excellent scholar in Sanskrit and a great Tantra sadhak. He had mastered Vedas, Puranas, and scriptures in the early years of his life. Jairaj was the real hero and true champion of Paika rebellion, who was the architect behind the monumental recognition of Khurdagarh as the last independent fort on India. He sentenced to death by tying his legs to the branches of a banyan tree in Baghi Tota, Midanapur. Tatya Tope was a general in the Indian Rebellion of 1857. Tope was a Maratha Vasistha Brahmin by birth. A personal adherent to Nana of Bithur, he progressed with the Gwalior contingent after the British reoccupied Kanpur and forced General Vidham to retreat from the city. Tantia Tope came to the relief of Rani Lakshmibai of Jhansi and with her sieged the city of Gwalior. Tantia Tope was executed by the British government at Sibapuri on 18 April 1859. Mangal Pandey was an Indian soldier in the British Army and is believed to be one of the key figures behind Sipahi Mutiny or India's first War of Independence in 1857. Due to his attack on two British soldiers, Mangal Pandey was hanged to death on April 8, 1857 at the age of 29. Kunwar Singh was a leader during the Indian Rebellion of 1857. He belonged to a family of the Ujjain clan of the Parmar Rajputs of Jodhpur. Singh led the Indian Rebellion of 1857 in Bihar. He was nearly 80 and in failing health when he was called upon to take up arms. He was assisted by both his brother Babu Amar Singh and his commander-in-chief Hare Krishna Singh. Sri Alluri Sita Ramaraju is a brave son of India who laid down his life to free Mother India from the oppression of the British. In 1857, during the First World War of Independence, Sri Alluri Sita Ramaraju went deep into the forests of Gondland and met the tribals and inspired them to fight for India's independence. He raided many police stations in and around Chintapalli, Krishna Devi Peta, and Raja Vomangi. He was also involved in the murder of many British Army officers such as Scott, Coward, and Heights. He was died in 1924. Bal Gangadhar Tilak, born as Kesav Gangadhar Tilak, was an Indian nationalist, teacher, author, and an independent activist. He was one-third of the Lal Bal triumvirate. Tilak was the first leader of the Indian independence movement. Bal Gangadhar Tilak, called maker of modern India by Mahatma Gandhi and father of the Indian Revolution by Jawaharlal Nehru, he helped lay the foundation of Indian Swaraj. Lala Lajpat Rai was an Indian freedom fighter who played a pivotal role in the Indian independence movement. He was popularly known as Punjab Kesari. He was one of the three of Lal Bal Pal triumvirates. Lala Lajpat Rai was heavyweight veteran leader of the Indian nationalist movements, Indian independence movements led by the Indian National Congress, Hindu reform movements, and Arya Samaj. Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh were inspired by Raj. He died a few weeks after sustaining severe injuries during a baton charge by police when he led a peaceful protest march against all the British Simon Commission. Leader of the nationalist movement, Bipin Chandra Pal, was born on November 7, 1858 in Sylhet, now in Bangladesh. He started the weekly Paridarsak when he was just 22 years old. He was among the triumvirate of Lal Bal Pal, which consisted of Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal.
Pal is known as the father of revolutionary thoughts in India and was one of the freedom fighters in India. He had a multifaceted personality that included being a leader, teacher, journalist, orator, writer, and librarian. He died in 20 May 1932. Floral tribute unto all these freedom fighters. Dadabhai Naoroji was also known as the Grand Old Man of India and unofficial ambassador of India. He was an Indian scholar, trader, and a politician. He was also the first Asian to be a British MP. He was also one of the founding members of Indian National Congress. Floral tribute unto the lotus feet of Dadabhai Naoroji. Bhagat Singh was one among several Indian revolutionaries who were martyred in the prime of their youth. He and his comrades Rajguru, Sukhdev, Jatin Das, and Chandrasekhar Azad were in their early or mid-20s when they made the supreme sacrifice. All of them deserve to sign in our collective memory as bright young stars for all eternity. Floral tribute on such great brave heroes and freedom fighters. Gopabandhu Das, known as Utkalmani, gem of Odisha, was a freedom fighter and a journalist. He was also a social worker, reformer, poet, and essayist. He founded the Odia newspaper Samaja in 1919 to highlight the problems of masses and to spearhead national independence movements in Odisha. The newspaper propagated Gandhian ideologies. His inspiring life came to an end on June 16, 1928. He breathed his last at the age of 51. Chakravarti Rajgopalchari, popularly known as Rajaji or CR, also known as Motaringar Rajaji, was an Indian statesman, writer, lawyer, and independence activist. Rajgopalchari was the last Governor General of India as India soon became a republic in 1950. Khudiram Bose was a brave freedom fighter who fought for the Indians. Khudiram Bose was a brave freedom fighter who fought for the independence of our country and laid down his life for it. He was hanged at the age of 18 for the attempt of assassination. Floral tribute unto such great patriot. Chittaranjan Das was an Indian politician and founder leader of the Swaraj Party in Bengal under the British Raj. Das was an influential orator and carried political foresight and tact which gave him a leading position in the Congress. Chittaranjan Das is generally referred as Deshbandhu, which means friend of the nation. Floral homage unto the lotus feet of Deshbandhu Chittaranjan Das. Dr. Ani Besant was a British social reformer, sometime Fabian socialist, theosophist, and the Indian independence leader. Mohandas Gandhi is known to all. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, is regarded as the father of nation. Gandhi was a social reformist and leader of Indian independence movement who introduced the idea of non-violent resistance called Satyagraha. He organized the Dandi Salt March in 1930 and Quit India movement in 1942. He also worked for the upliftment of untouchables. Gandhi played a key role in pacifying people and averting the Hindu-Muslim riots as tensions rose before and during the partitions of the country. He was shot dead by Nathuram Godse on January 31, 1948. India's first and longest serving Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, was a man of vision. Having participated in the long struggle for freedom from the British, Nehru fondly called Pandit Nehru. He was a firm believer in nation building. He was seen as a brave man who fought chauvinists, as a selfless man who had endured years in jail to win freedom, and above all, as a visionary. If Mahatma Gandhi is the father of nation, Dr. B.R. Ambedkar, the father of the Constitution,
then Nehru could be rightly called the father of Indian democracy. Floral tribute unto such great freedom fighters. F. Subhash Chandra Bose, affectionately called as Netaji, was one of the most prominent leaders of Indian freedom struggle and Indian nationalist. Though Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru have garnered much of the credit for successful culmination of Indian freedom struggle, the contribution of Subhash Chandra Bose is no less. He founded Indian National Army Azad Hind Fauj to overthrow British Empire from India and came to acquire a legendary status among Indian masses. He always pitched for complete and unconditional independence of India from the British rule. Bose's most famous slogan was, "Give me blood and I shall give you freedom." Lotus feet, floral tribute unto the lotus feet of such great hero of the nation. Vallabhbhai Patel, in full, Vallabhbhai Jawaharlal Patel, by name Sardar Patel, was the Indian barrister and statesman, one of the leaders of the Indian National Congress during the struggle for Indian independence. During the first 3 years of Indian independence after 1947, he served as Deputy Prime Minister, Minister of Home Affairs, Minister of Information, and Minister of States. He played a crucial role in India's freedom movement and was the person who persuaded the 565 princely states to accede to independent India. Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary is marked as Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day every year. Floral tribute unto the lotus feet of such great leader and freedom fighter. Lal Bahadur Shastri Srivastav was the third Prime Minister of the Republic of India and a significant figure in the Indian independence movement. A great freedom fighter and statesman, Lal Bahadur Shastri's slogan, "Jai Jawan, Jai Kisan," capturing the true spirit of India, inspires Indians across generations. Floral tribute unto the lotus feet of Lal Bahadur Shastri. Vijay Lakshmi Pandit, an Indian politician, freedom fighter, and a diplomat, was born on this day and is known as Jawaharlal Nehru's younger sister. She was arrested and imprisoned thrice by the jail in the year 1932 to 1933, 1942, and 1942 to 1943 in connection with civil disobedience movements. In 1953, Pandit became the first woman to be elected president of the United Nations General Assembly and she headed the 8th session. Floral tribute unto the lotus feet of Vijay Lakshmi Pandit. Durgabhai Deshmukh was an Indian freedom fighter, lawyer, social worker, and politician. She was a member of the Constituent Assembly of India and of the Planning Commission of India. A public activist for women's emancipation, she founded the Andhra Mahila Sabha in 1937. Floral tribute unto the lotus feet of Durgabhai Deshmukh. Rama Devi was highly influenced by Mahatma Gandhi and took an active part in non-cooperation movement. She used to go from village to village to encourage women to join the independence movement. Others who influenced her were Jai Prakash Narayan, Vinoba Bhave, and her uncle Madhusudan Das. After the independence of India in 1947, Ramadevi dedicated herself to the cause of Bhudan and Gramdan movements of Acharya Vinoba Bhave. Matangini Hajra was an Indian revolutionary who participated in the Indian independence movement until she was shot dead by the British India police on 29 September 1942. She was affectionately known as Gandhi Buri, Bengali for Old Lady Gandhi. Floral tribute unto such great freedom fighter of India. Sarojini Naidu, who was named as Nightingale of India by Mahatma Gandhi for her beautiful poetry,
Sarojini Naidu became the face of women's empowerment in India. She played a key moment during India's freedom struggle. A firm believer of Satyagraha and a close follower of Mahatma Gandhi, Sarojini Naidu was the first woman president of the Indian National Congress and also the first women governor in India. I pay floral tribute on such great freedom fighters. My salutations and protestations to all the freedom fighters of India who dedicated, sacrificed their life for the sake of the motherland and who gave us independence on this happiest occasion of Happy Independence Day. Let us pay floral tribute unto the lotus feet of our immortal freedom fighters and seek their blessings on this happiest occasion. Let us determine to serve and sacrifice for Mother India on this happiest occasion. Wish you Happy Independence Day to you all once again. Thank you all for watching this video. Please like, subscribe and share this video to others. कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज वुमेंस डे है, तो आज वुमेंस डे के ऊपर मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड किया है। आज मैं आपको बताऊंगी महिला क्रांतिकारियों के बारे में जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खुद का बलिदान दे दिया। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में बताऊंगी। साल 1920 के आसपास का समय वह था जब क्रांतिकारी आंदोलनों में छात्र छात्राओं की सक्रियता बढ़ रही थी, खासकर कि बंगाल में, जहां सिर्फ लड़के नहीं बल्कि युवा लड़कियां भी एक सीमा को पार करके आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी थी। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरने देना, स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त संदेश पहुंचाना और यहाँ तक कि उनके लिए हथियार इकट्ठे करके पहुंचाना, ये सब काम भारत की बेटियां निर्भीक होकर कर रही थी। हर विद्यार्थी किसी न किसी क्रांतिकारी दल से जुड़ा था और ब्रिटिश अफसरों को मार गिराने के लिए तत्पर था।
21 साल की बीना दास ने जब बंगाल के गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर भरी सभा में गोलियां चलाई तो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस लड़की के साहस ने न सिर्फ अंग्रेजों के दिलों में डर भरा बल्कि स्त्रियों के प्रति भारतीयों की रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दी। बीना दास की ही तरह और भी न जाने कितनी ही बेटियां थी भारत की जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई। कारावास की यातनाएं सहने से लेकर सीने पर गोली खाने तक किसी भी अंजाम से वे पीछे नहीं हटी। भारतीय क्रांतिकारी वीरांगनाएं किताब में रामपाल सिंह और विमला देवी ने लिखा है कि यह वह दौर था जब अंग्रेजी अफसर बंगाल में अपनी पोस्टिंग होने से डरने लगे थे। कई अफसरों ने अपना तबादला कराने के लिए सिफारिशें की क्योंकि उन्हें डर था कि यहाँ कोई भी विद्यार्थी उन्हें कभी भी गोलियों से भून सकता है। हमारे इतिहास की कमी यह है कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की नींव जिन लोगों ने रखी उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ही सही पहचान मिल पाई। अन्य क्रांतिकारी और विशेषकर महिला क्रांतिकारियों के नाम आज भी इतिहास के पन्नों से नदारद हैं। ऐसा ही एक नाम और है वनलता दास गुप्ता। बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है इस वीरांगना के बारे में। कुछ तथ्यों के मुताबिक उनका जन्म साल 1915 में विक्रमपुर, जो अब की ढाका में है, में हुआ था। वनलता को बचपन से ही सांस की बीमारी थी, लेकिन उनकी बीमारी कभी भी उनके राष्ट्रीय प्रेम के बीच ना आ सकी। वनलता पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और बाकी सारी चीज़ों में भी व्यस्त रहती थी। उनकी बीमारी की वजह से उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे घर से बाहर जाए, लेकिन बचपन से ही सेनानियों की गाथा सुनने वाली वनलता का मन था कि वह भी अन्य छात्र छात्राओं के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवाएं करें। उन्होंने जैसे तैसे साल 1933 में कॉलेज में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ उनका संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों से हुआ और धीरे धीरे उनके दलों का हिस्सा बन गई। अन्य छात्रों की तरह वह भी जरूरी सूचनाएं और गुप्त संदेश सेनानियों तक पहुंचाती। उन्होंने रिवॉल्वर चलाना भी सीखा और उनके पास खुद की भी एक रिवॉल्वर रहती थी। बताया जाता है कि हॉस्टल में वह अपना रिवॉल्वर अपने एक दोस्त ज्योति कणा दत्त के कमरे में छिपा कर रखती थी। एक बार हॉस्टल में चोरी हुई और सभी छात्रों के कमरे की तलाशी ली गई। ज्योति कणा के कमरे से रिवॉल्वर बरामद हुई तो उनकी तुरंत सूचना ब्रिटिश पुलिस को मिली। कड़ी पूछताछ के दौरान उन्होंने वनलता का नाम उगला। इसके बाद वनलता के कमरे में छापा पड़ा, लेकिन पुलिस को वहाँ क्रांतिकारी साहित्य के अलावा और कुछ नहीं मिला। अदालत में भी वनलता पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर वनलता का नाम ब्रिटिश अफसरों की नज़र में आ चुका था और वे उन्हें हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। ज्योति कणा को हथियार रखने के जुर्म में 4 साल की सजा हुई। वनलता पर कोई आरोप नहीं था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें 3 साल की कारावास की सजा दी। खड़गपुर के हिजली जेल में दोनों सहेलियों को साथ में रखा गया। उनसे अक्सर क्रांतिकारियों के बारे में पूछताछ की जाती, पर वे जुबान नहीं खोलती। उनका राष्ट्र प्रेम हर एक यातना से बढ़कर था। जेल में सही दवाइयाँ और ढंग का खाना न मिलने के कारण वनलता की तबीयत खराब होने लगी। उनकी बीमारी के चलते उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उन्हें घर में ही नज़रबंद करके रखा गया। अंग्रेज उन पर कड़ी नज़र रखते, कहीं वे क्रांतिकारियों से तो नहीं मिल रही हैं, जिस वजह से उन्हें घर पर भी उचित स्वास्थ्य नहीं मिल रहा था। वनलता का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था और फिर साल 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वनलता चाहती तो आराम से घर में रहते हुए एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र प्रेम को खुद से पहले रखा और अपनी बीमारी के बावजूद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती रहीं। यह उनके जैसे वीर और वीरांगनाओं का बलिदान ही है जो आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। वनलता दास गुप्ता की तरह बहुत से ऐसे गुमनाम नायक नायिका हैं जिनकी तस्वीर तक उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्रांतिकारी महिलाएं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन हम और आप सब मिलकर ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। एंड प्लीज ऐसी ही कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कही अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। Bose, the unsung hero of India's independence. It is said, strong time creates strong men, and strong men in turns create weak times. In 1887,
when the time was stronger than titanium, a man was born in Cuttack on 23rd January. A man who envisioned Indian independence, a man who actually taught the Indians that freedom is not given, it's taken. In 1901, at the mere age of 14, Subhas sneaked out of his house because he didn't want to go to a school ran by the Britishers. He returned after 7 months. In this time, no one knew where he was. So my question is, if a 14-year boy can throw dust at the eyes of his parents, why a man of 48 can't do so to hide from the British Raj? Subhas knew the difference to be in a fork of ship or a rightful owner of the jungle. All his life he had only one dream, to kick out the Britishers out of his motherland. He knew it is our duty to pay for our liberty with our own blood, the freedom that we shall win through our sacrifice and exertion. We shall be able to preserve with our own strength. In 1918, Subhas beat up a teacher with sandal in Presidency College because he insulted his religion. He has already stricken a fear in the mind of the Britishers that their days are numbered. Bose left India in 1919 for England with the promise to his father that he would appear in the Indian Civil Services examination. He went to study in Fitzwilliam College, Cambridge, and matriculated in 19th November 1919. He came fourth in the ICS examination and was selected, but he did not want to work under an alien government, which would mean serving the British. As he stood on the verge of taking the plunge by resigning from the Indian Civil Service in 1921, he wrote to his elder brother, Sharad Chandra Bose, "Only on the soil of sacrifice and suffering can we raise our national edifice." In 1921, the Prince of Wales visited Calcutta and Subhas was sentenced to jail for 6 months for selling khadi. At that time, people used to go to jail for smuggling opium or cocaine, but Bose went for his motherland. In 1928, the country saw which they couldn't dreamt of. The roads of Calcutta was filled with 2,000 armed uniformed men, and leading them was our beloved Netaji. The Indian National Congress and the British government just stood still at the grandeur. Due to this, he has a conflict with Gandhiji. Subhas knew freedom comes at a price and he is willing to pay for it. He knew it is his country and he must have an army. But when Gandhiji was asked about this, he said, "It's nothing but Bertram Miller's circus." Seeing the uprising tension in the country, the British government and the Congress elected Bose to be the mayor of Calcutta. But in 1931, Bose was again sent to jail, and this time he was infected with tuberculosis. He went to Austria for treatment and rest, where he met Emily Schenkel. Bose returned to India, and by this time he was a mass popular leader. He formed Forward Bloc, a new party of independence. On the outbreak of war, Bose advocated a campaign of mass civil disobedience to protest against Viceroy Lord Linlithgow's decision to declare war on India's behalf without consulting the Congress leadership. Having failed to persuade Gandhiji of necessity of this, Bose organized mass protest in Calcutta calling for the Holwell Monument, commemorating the Black Hole of Calcutta, which then stood at the corner of Dalhousie Square, to be removed. He was thrown in jail by the British, but was released following a 7-day hunger strike. Bose's house in Calcutta was kept under surveillance by the CID. Bose decided to seek help from the enemies of British to free Mother India. Bose escaped from the British surveillance
from his Elgin Road house in Calcutta about 1:25 a.m. on 17 January 1941, accompanied by his nephew Shishir Kumar Bose in a German-made Wanderer W24 sedan car, which would take him to Gomho railway station and then state of Bihar, India. Netaji Subhash Chandra Bose, in order to free India from the shackles of British imperialism, organized the Azad Hind government from outside the country on October 21, 1943. Netaji set up the Provisional Government of Independent India, known as Azad Hind, and transferred its headquarters at Rangoon on January 7, 1944. On the 5th April 1944, Azad Hind Bank was inaugurated at Rangoon. Netaji was able to capture most part of eastern India before the surrender of Japan in Second World War. It was in 1945 when Bose was traveling from Saigon to Tokyo, his plane crashed and he is said to be dead. But did he actually died is a real question, and the answer to this is unknown. But this is his legacy maybe. Because of this paradox, Bose will never die in the heart of Indians and the world. Netaji is not just a name, it's an emotion to which all the Indians are attached to. And still, when we today hear the lines of his famous speech, "Give me blood and I will give you freedom," we still feel a goosebump in our body. Our heart beats faster and our eyes fill with tears for this unsung hero of our independence. This is where Netaji will always reside, that is, in our heart. The hour has struck and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad.